नमस्कार साथियों, टीटीआईबी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, आज के 10 क्वेश्चन हम फिर से आपके सामने लेकर के आ चुके हैं। और साथियों, ये 10 क्वेश्चन वह क्वेश्चन है जो पिछले कई एग्जामों में पूछे गए हैं और आगे आने वाले एग्जामों में जरूर पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर साथियों, पहला ही जो क्वेश्चन है ना, बीएमआरसी में यहाँ पर पूछा गया है। साथियों, बीएमआरसी में पूछा गया कौन सी सन में भाई? 2016 के अंदर ये पूछा गया है। ठीक है, तो इससे आपको कोई डाउट नहीं होगा कि ये पूछा गया क्वेश्चन ही है। तो आप ये साथियों, पहला जो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में हम सभी से पूछा जा रहा है साथियों, विद्युत आवेश प्रवाहित हो सकता है। साथियों, विद्युत आवेश कहां से और किसके माध्यम से प्रवाहित होता है, हमें सिर्फ इतना बताना है। तो यहाँ पर साथियों ऑप्शन नंबर ए है विद्युत रोधियों। साथियों, विद्युत रोधियों का मतलब है जो भी हम किसी कंडक्टर पर, किसी चालक के ऊपर, किसी तार के ऊपर हम जो साथियों रबर या इंसुलेशन जो चढ़ा दे रहे हैं, साथियों इसे हम क्या कहते हैं? विद्युत रोधियों से कहते हैं। साथियों, विद्युत रोधी में से या फिर कहे कि इंसुलेशन में से कभी करंट फ्लो होता है? तो आप कहोगे कि सर कभी नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत हो जाएगा। आप आगे देखिए, आगे क्या है, आप यही देख लीजिए, यहीं पर ही गलत हो चुका है। ऑप्शन नंबर बी है साथियों, चालकों के माध्यम से। बिल्कुल, चालक हुआ, तार को ही हम क्या कह देते हैं? चालक कह देते हैं। कॉपर हुआ, उसको हम चालक कह देते हैं। तो ठीक है, चालक के अंदर से हमारा जो करंट है, विद्युत वाहक बल है या फिर कहे विद्युत आवेश है, वो फ्लो हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो साथियों, ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल राइट कर लीजिए, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में साथियों यहाँ पर फिर से विद्युत रोधी आ चुका है, मतलब इंसुलेशन में से नहीं होती। और ऑप्शन नंबर डी के अंदर साथियों यहाँ पर अचालक आ चुका है, तो ये वैसे गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब इसी के साथ साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सभी से पूछा जा रहा है साथियों, धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है। साथियों, धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है, हम सभी को पता है, लेकिन क्यों होता है और किसके कारण होता है, हमें ये बताना है। साथियों, ऑप्शन नंबर ए है साथियों इलेक्ट्रॉन के कारण। ऑप्शन नंबर बी है साथियों आयन के कारण। ऑप्शन नंबर सी है साथियों प्रोटॉन के कारण। और ऑप्शन नंबर डी है साथियों उपरोक्त सभी के कारण। तो साथियों देखिए, आयन के कारण यहाँ पर जो है ना, कोई करंट फ्लो नहीं होता, विद्युत फ्लो नहीं होता। मैं आपको बता दूं, विद्युत का प्रवाह नहीं होता। और प्रोटॉन के कारण भी नहीं होता। और साथियों उपरोक्त सभी, अगर ये दोनों गलत है तो यहाँ पर उपरोक्त सभी भी गलत हो जाएगा। तो ये तीनों तो गलत हो गए भैया। अब बचा हमारा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन के कारण हमारा जो यहाँ पर साथियों विद्युत जो है, विद्युत का प्रवाह होता है। किसके कारण होता है भाई? इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल राइट कर लीजिएगा भाई। इसी के साथ साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सभी से पूछा जा रहा है साथियों, परमाणु में निम्न 3 प्रकार के कण होते हैं। ठीक है, परमाणु में निम्न 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं। आप सभी को पता होगा कि 2 तो नाभिक में होते हैं और बाकी एक जो है ना चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो वो कौन कौन से कण होते हैं? तो साथियों ऑप्शन नंबर ए है साथियों फोटोन। देखिए, फोटोन नाम का कोई कण नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर ए तो यहीं पर गलत हो गया। ठीक है, फोटोन तो ये नहीं होता साथियों। और ऑप्शन नंबर बी है साथियों प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और साथियों न्यूट्रॉन, ये तीनों बिल्कुल सही है। तीनों कण पाए जाते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाए जाते हैं। तो साथियों ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सभी से पूछा जा रहा है साथियों, धातु के 3 प्रमुख प्रभाव क्या है? धातु के नहीं साथियों, धारा के 3 प्रमुख प्रभाव क्या है? साथियों, धारा फ्लो होती है तो हम उसका किस प्रकार से पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर करंट है। ठीक है, तो साथियों ऑप्शन नंबर ए है साथियों उष्मीय प्रभाव। बिल्कुल, उष्मा जो हीटर होता है वो उष्मा उत्पन्न करता है, करंट फ्लो होता है, तो ये बिल्कुल राइट है। लेकिन चुंबकीय प्रभाव ये भी बिल्कुल राइट है साथियों। लेकिन विद्युत झटका देना, ये कौन सा प्रभाव है भाई? साथियों, प्रभाव का मतलब है कि दूर से ही पता लगा लेना कि यहाँ पर करंट है। आप पास में जाओगे, झटका खाओगे, फिर बताओगे यहाँ पर करंट है, तो मामला गड़बड़ हो गया ना। ठीक है, तो ये प्रभाव नहीं माना जा सकता। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत हो जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर बी है साथियों उष्मीय प्रकाश उत्पन्न करना। देखिए, उष्मीय होता है लेकिन प्रकाश उत्पन्न करना, ऐसा कोई प्रभाव नहीं होता साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। अब साथियों ऑप्शन नंबर सी है साथियों उष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल राइट कर लीजिएगा। अब इसी के साथ साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे अभी से पूछा जा रहा है साथियों, जब एक समान आवेश गोले के भीतर प्रवेश करते हैं तो विद्युत विभव V क्या होता है साथियों? बताइए साथियों। देखिए, ये गोला है, ये एक गोला है। जो विद्युत वाहक बल जो है ना, इस गोले के अंदर से भी फ्लो रहा है। एक चालक मान लीजिए, एक कंडक्टर है, ये चालक है साथियों, लेकिन ये अंदर से एक खोखला है, ये खोखला है। अब आप एक चीज बताइए, इस खोखले गोले के अंदर, इस गोले के अंदर कितना विद्युत वाहक बल रहेगा? विद्युत वाहक बल, वोल्टेज का मान पूछा जा रहा है साथियों, कितना वोल्टेज रहेगा? आप कहोगे कि सर हमें नहीं पता, तो वही तो बताने के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ भैया। तो साथियों ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना ए घट जाता है, ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब, कहने का मतलब है साथियों कि बाहर जो है ना विद्युत वाहक बल ज्यादा होता है और अंदर कम हो जाता है। तो ऐसा नहीं होता साथियों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है कभी घटता है कभी बढ़ता है, मतलब अंदर विद्युत वाहक बल कभी घटता है कभी बढ़ता है, ऐसा कुछ नहीं होता, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है साथियों उतना ही रहता है जितना सतह के ऊपर था।
ठीक है, मतलब उतना ही विद्युत वाहक बल इसके अंदर रहेगा साथियों जितना कि इस सतह के ऊपर विद्युत वाहक बल था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। इसी के साथ साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सभी से पूछा जा रहा है साथियों, एक चालक है जिसका प्रतिरोध R, ठीक है, जिसका प्रतिरोध R है और साथियों इसकी लंबाई 2 गुनी कर दी गई है। ये रेजिस्टेंस है, ये वायर है और इस वायर को खींच करके 2 गुना कर दिया गया है साथियों। पहले इतना था, अब इतना कर दिया गया है, 2 गुना कर दिया गया है। तो यहाँ पर साथियों रेजिस्टेंस कितना हो गया, 2 गुना हो गया, ठीक है, 2R हो गया, 2R हो गया। लेकिन आगे भी पड़ी है, इसके क्षेत्रफल को, वायर है इतना मोटा साथियों, इसके क्षेत्रफल को भी घटा दिया गया है, मतलब वायर को पतला भी कर दिया गया है, आधा कर दिया गया है। तो फिर से रेजिस्टेंस बढ़ गया, क्योंकि साथियों प्रतिरोध का अगर बढ़ गया है ना, तो इसका मतलब साथियों यहाँ पर जो तार की मोटाई है वो कम कर ली गई है। जैसे तार की मोटाई कम हुई, फिर से 2 गुना रेजिस्टेंस बढ़ गया। तो टोटल कितना हो गया भाई, 4R हो गया। कितना हो गया, 4R हो गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर साथियों बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 4R। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सभी से पूछा जा रहा है साथियों, विद्युत वाहक बल अवश्य होता है। बताइए साथियों, विद्युत वाहक बल अवश्य होता है। यहाँ पर साथियों इलेक्ट्रॉन्स का पलायन रोकने हेतु, मतलब विद्युत वाहक बल क्यों होता है, आवश्यक क्यों होता है? विद्युत वाहक बल आवश्यक इसलिए होता है कि साथियों हम इलेक्ट्रॉन्स का पलायन रोक सके। नहीं, ऐसा नहीं होता साथियों। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर बी है साथियों, असंतुलित परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन्स को पृथक रखने के लिए। तो ऐसा भी नहीं होता, ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर सी है साथियों, चालक में प्रतिरोध में परिवर्तन करने हेतु। ये भी गलत हो जाएगा साथियों। प्रतिरोध में परिवर्तन हमें करना क्यों है और ये विद्युत वाहक बल क्यों करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों, इलेक्ट्रॉन्स को गतिमान करने हेतु। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को गतिमान करने के लिए हमें यहाँ पर विद्युत वाहक बल की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि साथियों इलेक्ट्रॉन को धक्का लगाने वाला कौन होता है, विद्युत वाहक बल यानी कि वोल्टेज होता है। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो किसके कारण हुआ, वो हुआ साथियों वोल्टेज के कारण, विद्युत वाहक बल के कारण। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो डी है ना साथियों, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब इसी के साथ साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सभी से पूछा जा रहा है साथियों, मानक तापमान कितना होता है? बताइए साथियों, मानक तापमान कितना होता है और मानक दाब कितना होता है? हमें यह बताना है साथियों, मानक तापमान और मानक दाब कितना होता है। तो साथियों यहाँ पर जो मानक तापमान होता है ना, वो होता है साथियों 273 कैंडिला। कितना होता है, 273 कैंडिला। और लेकिन साथियों यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है ना बिल्कुल राइट हो जाएगा, 273 कैंडिला। तो क्या होता है, ताप होता है, ठीक है, तापमान होता है। और जो साथियों दाब कितना होता है, दाब होता है साथियों 1 एटीएम। कितना होता है भाई, 1 एटीएम। तो ऑप्शन नंबर साथियों बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसरो में पूछा गया क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा, 2016 में 27 तारीख को 11वें महीने में ये क्वेश्चन पूछा गया था साथियों। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। मानक तापमान का मान कितना होगा, 273 कैंडिला, और यहाँ पर साथियों 1 एटीएम दाब हो जाएगा साथियों। बात समझ में आ गई होगी। इसी के साथ साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सभी से पूछा जा रहा है साथियों, एक खोखले गोलीय चालक के भीतर, ठीक है, एक खोखले गोला है, जैसा कि मैंने अभी बताया था, ये एक चालक है साथियों जो कि खोखला है। पाइप मान लीजिए, एक पाइप होता है, ये पाइप है। इस पाइप के अंदर हमें बताना है साथियों विद्युत क्षेत्र कितना होगा। विद्युत क्षेत्र 0 होगा, बिल्कुल साथियों। विद्युत क्षेत्र देखिए, कभी भी करंट जो है ना इसके अंदर से फ्लो नहीं होती, करंट हमेशा इसकी सतह पे से ही फ्लो होती है, ध्यान रखना। तो हमें यही पूछा गया कि विद्युत क्षेत्र कितना होगा। विद्युत क्षेत्र बिल्कुल नहीं होगा इसके अंदर, सतह से ही हमारी जो है करंट हमेशा फ्लो होती है। खोखले बेलन के अंदर कोई विद्युत क्षेत्र उपलब्ध नहीं होगा। तो साथियों ये थे आज के 10 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन जरूर से कर लीजिए। धन्यवाद साथियों, हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।